सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट फर्स्ट में मैकेनिक्स अपनी पहला पेपर है। इसमें अपना चैप्टर चल रहा है डायनामिक्स ऑफ सिस्टम और ऑफ पार्टिकल। इसमें हमने पीछे कुछ द्रव्यमान केंद्र और द्रव्यमान केंद्र से संबंधित टॉपिक्स पढ़े थे। आज हम रेखीय संवेग संरक्षण नियम और कण निकाय की गतिज ऊर्जा के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं रेखीय संवेग संरक्षण नियम से। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से किसी निकाय कण पर लगने वाला जो बल होता है वो बल F बराबर dp/dt होता है, यानी संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है समय के सापेक्ष। इसे हम d/dt mv भी लिख सकते हैं, क्योंकि संवेग p का जो मान होता है वो mv होता है। तो इसे हमने समीकरण 1 दे दी है। यहाँ p जो है वो कण का रेखीय संवेग है, इसका मान mv होता है। यदि कण निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, अर्थात कण निकाय पर लगने वाले बाह्य बल F का मान 0 है, तो यहाँ पे आपका F का मान 0 हो जाएगा। तो F का मान 0 हो जाएगा तो d/dt P का मान 0 हो जाएगा, वही हमने लिखा है dp/dt बराबर 0। तो इस प्रकार P बराबर नियतांक मिल जाएगा, क्योंकि नियत राशि का जो अवकलन होता है वो 0 होता है, हम जानते हैं। इसे हमने समीकरण 2 दे दी है। अर्थात यदि कोई कण या निकाय बाह्य बल से मुक्त हो तो वह स्थिर रेखीय संवेग से गति करेगा। यह रेखीय संवेग का संरक्षण नियम है। एक द्विकण निकाय में यदि कणों के द्रव्यमान m1 और m2 है एवं द्रव्यमान m1 द्वारा m2 पर लगने वाला बल F12 तथा द्रव्यमान m2 द्वारा m1 पर लगने वाला बल F21 है, तो न्यूटन के तृतीय नियम, जो कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, उसके अनुसार F12 इक्वल टू माइनस के F21 होगा, क्योंकि दोनों बल जो हैं, दोनों कण एक दूसरे पर परिमाण में बराबर बल लगाएंगे, लेकिन बलों की जो दिशा होगी वो विपरीत होगी। इसलिए F12 बराबर माइनस के F21 होगा। दोनों को ये इधर आपका इधर आ गया है तो 0 हो गया। और बल जो है यहाँ पे F बराबर 0 है, तो F बराबर 0 है तो ये 0 होगा, तो d/dt का मान 0 हो जाएगा। वही चीज़ d/dt mv का मान, क्योंकि F का मान 0 है तो d/dt mv का मान 0 होगा। तो ये चीज़ यहाँ से उठा के यहाँ अपन काम में ले रहे हैं। तो d/dt m1v1 प्लस m2v2 बराबर 0, ये पहले के लिए आ गया, ये दूसरे के लिए आ गया। तो वही अब आप इसका जब अवकलन नियत है 0 है, तो ये राशि जो है आपकी नियत आ जाएगी। इसको हमने समीकरण 3 दे दिया है। यदि कोई निकाय कई कणों से निर्मित है एवं उन कणों के द्रव्यमान जो है वो क्रमशः है m1, m2, m3 mn है, एवं इनके संवेग क्रमशः है p1, p2, p3 pn है, तो निकाय का कुल संवेग जो होगा वो आपका आ जाएगा p बराबर p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस 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 pn। समय के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं इसका, तो आपको मिल जाता है d/dt p इक्वल टू d/dt p1 प्लस d/dt p2 प्लस d/dt p3 प्लस 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 d/dt pn। और संवेग में परिवर्तन की दर जो है वो बल के बराबर मान ली हमने, समानुपाती होती है, लेकिन यहाँ अपन बराबर ले रहे हैं, नियतांक को एकांक मान रहे हैं, इसलिए F का मान हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस 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 Fn। समीकरण 4 है। यहाँ F1 F2 Fn जो है वो द्रव्यमानों m1 m2 mn के कणों पे लगने वाले बल हैं। किसी निकाय के प्रत्येक कण पर 2 बल लगते हैं। पहला जो बल है वो निकाय के अन्य कणों द्वारा लगने वाला आंतरिक बल है, और दूसरे जो बल है वो बाह्य बल है। तो
किसी निकाय के प्रत्येक कण पे 2 बल लगेंगे। एक बल तो वह होगा जो निकाय के अन्य कणों द्वारा उस कण पे लगेगा, और दूसरा बल जो होगा वो बाहर से लगेगा। इस प्रकार हम किसी कण पे लगने वाले बल को 2 बलों के योग के रूप में दिखा सकते हैं। F बराबर F एक्सटर्नल प्लस F इंटरनल। इंटरनल आंतरिक बल है, एक्सटर्नल बाह्य बल है। तो ये आपका F एक्सटर्नल एज इट इज आ गया। F इंटरनल जो है उसको मैंने लिख दिया F आई जे। यहाँ I और J 2 भिन्न भिन्न कण हैं और उन कणों के मध्य लगने वाला आंतरिक बल है। I इज नॉट इक्वल टू J है, इसका मतलब एक कण पर उसी के कारण बल नहीं लग सकता है। तो किसी निकाय के कणों द्वारा परस्पर लगने वाले बल, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल जो होते हैं वो आपस में परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होते हैं। ये बात हमने कर ली है। इसलिए एफ आई जे जो होगा वो माइनस का एफ जे आई होगा। इस कारण इसका जो मान होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये आंतरिक बल जो है वो किसी निकाय का एक कण है, दूसरे कण पे जितना बल लगाएगा दूसरा ही कण उतना ही बल उस निकाय पे विपरीत दिशा में लगाएगा। इसलिए दोनों कणों पे लगने वाले आंतरिक बल जो है वो निरस्त हो जाएंगे। और इसी प्रकार सबका अगर अपन योग करेंगे तो समस्त कणों पर आंतरिक बल जो होंगे वो 0 होंगे। इसलिए इसका एफ इंटरनल का जो मान होगा वो 0 आ जाएगा। तो परिणामी जो बल रहेगा वो बल एफ एक्सटर्नल के रूप में रह जाएगा। यदि निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है तो F का मान जो होगा वो 0 होगा, यानी इस F का मान भी 0 हो जाएगा। इसलिए dp/dt का मान 0 होगा। तो इसको dp/dt को मैंने विभिन्न कणों के लिए लिख दिया है, d/dt p1 प्लस d/dt p2 प्लस 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 d/dt pn, समीकरण 9। और इस प्रकार आपके जब इनका अवकलन 0 है तो ये नियत राशि होगी p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस 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 pn नियतांक। अतः बाह्य बल की अनुपस्थिति में कणों के एक निकाय का संपूर्ण संवेग जो है वो स्थिर होता है। अतः यह जो नियम है यह रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। किसी निकाय के विभिन्न कणों का संवेग जो है वो परिवर्तित हो सकता है, लेकिन निकाय का कुल संवेग जो है वो स्थिर ही रहेगा या नियत ही रहेगा। यहाँ महत्वपूर्ण बात आ रही है कि किसी निकाय के विभिन्न कणों का संवेग परिवर्तित हो सकता है, लेकिन निकाय का कुल जो संवेग है वो नियत रहेगा। अब अपने रेखीय संवेग संरक्षण नियम जो अपन ने पढ़ा है इसके उदाहरण हैं। पहला उदाहरण है रॉकेट की गति, दूसरा है 2 पिंडों की टक्कर, रेडियो एक्टिव तत्व का क्षय, बंदूक से गोली छूटने पर पीछे की ओर धागा लगना। तो ये कुछ उदाहरण हैं इसके। इनमें से कुछ उदाहरण हम पढ़ेंगे। रॉकेट की गति है, 2 पिंडों की टक्कर है। जैसे अपना नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो रॉकेट की गति पे आएगा, उसके बाद 2 पिंडों की टक्कर वाक्य आएगा, तो इसको हम वहाँ पे विस्तार से पढ़ेंगे। अब मैं आता हूँ कण निकाय की गतिज ऊर्जा पे। तो माना एक निकाय कई कणों से निर्मित है। यदि किसी nवें कण का द्रव्यमान mn है और वेग जो है वो vn है, तो कण निकाय की जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी वो आ जाएगी En बराबर 1/2 mn vn स्क्वायर। यहाँ vn की जो स्क्वायर है इसको मैंने इस रूप में लिख दिया है, वेग सदिश है इसलिए इस रूप में लिख दिया। इसको मैंने समीकरण 1 दे दी है। माना mn कण का जो स्थिति सदिश है वो Rn है और द्रव्यमान केंद्र का जो स्थिति सदिश है वो कैपिटल RCm है, एवं द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कण का जो स्थिति सदिश है वो Rn डैश है, Rn डैश है। अतः सदिशों के योग नियम से ये यहाँ पे आपका ये जो है ये आपका mn कण का स्थिति सदिश है Rn, ये द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश है RCm, और ये जो है वो द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कण का स्थिति सदिश है Rn डैश। तो त्रिभुजों के सदिश योग नियम से हम जानते हैं Rn बराबर Rn डैश प्लस RCm। इसका मैंने अवकलन कर दिया है समय के सापेक्ष।
तो अवकलन करेंगे डी अपॉन डी टी आर एन डैश प्लस डी अपॉन डी टी आर सी एम। अवकलन कर दिया है वी एन बराबर वी एन डैश प्लस वी सी एम, सामान्य रूप है। तो यहाँ से वी एन का जो मान है, ये वी एन का मान वी एन डैश प्लस वी सी एम है, वो यहाँ पे रख देता हूँ मैं वी एन का मान इस समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखते ही मिल जाता है ई एन बराबर 1/2 एम एन वी एन डैश प्लस वी सी एम डॉट वी एन डैश प्लस वी सी एम। इनका गुणा होगा, इनका सिंपल गुणा है, साधारण गुणा है। तो वी एन का वी एन से गुणा हो जाएगा तो वी एन डैश स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार वी सी एम का वी सी एम से होगा वी सी एम स्क्वायर हो गया। अब इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, 2 के कारण 1/2 गायब हो जाएगा। तो एम एन वी सी एम वी एन डैश हो गया। तो संपूर्ण कण की निकाय की जो गतिज ऊर्जा होगी वो आ जाएगी कैपिटल ई कैपिटल एन बराबर सिग्मा एन का मान 1 से कैपिटल एन, समाकलन कर देंगे एन कणों के निकाय के लिए, पूरे पे इस पे समाकलन का निशान लगा दिया है। और यहाँ नीचे जो है वो समाकलन का जो संकेत है इसको हमने तीनों पे अलग अलग बांट दिया है, अलग अलग लगा दिया है और कुछ नहीं किया है। तो इस प्रकार हमें समीकरण 3 मिल जाती है। किसी कण निकाय में द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जिसके चारों ओर द्रव्यमान बिंदु जो हैं वो समान रूप से वितरित होते हैं। तो समान रूप से वितरित होने के कारण सिग्मा एम एन आर एन डैश का जो मान होगा वो 0 हो जाएगा, और सिग्मा एम एन आर एन डैश का मान 0 होने के कारण सिग्मा एम एन वी एन डैश का मान भी 0 हो जाएगा। तो सिग्मा एम एन वी एन डैश का मान 0 होने पे ये मान जो है ये 0 हो जाएगा, ये मान। तो इस समीकरण 3 से हमें केवल ये और ये मान मिलेंगे। ये मान 0 हो गया, इसको मैं 0 लिख देता हूँ नेक्स्ट स्टेप में। तो ये मान 0 मिलते ही बाकी 2 चीज़ें मिल गई और इन दोनों को योग में लिख दिया है समीकरण 4 में। अतः कण निकाय की संपूर्ण गतिज ऊर्जा बराबर द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कणों की गतिज ऊर्जा का योग प्लस द्रव्यमान केंद्र की गतिज ऊर्जा, अर्थात एक जड़त्व निर्देश फ्रेम में कणों के निकाय की गतिज ऊर्जा द्रव्यमान केंद्र की गतिज ऊर्जा एवं द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कणों की गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। तो ये अपना टॉपिक था। एक एग्जाम्पल लेते हैं। यदि किसी निकाय का कुल संवेग स्थिर है तो सिद्ध कीजिए या तो द्रव्यमान केंद्र विरामावस्था में है या स्थिर वेग से गति कर रहा है। तो इसके लिए हम शुरुआत में संवेग ही लेते हैं। संवेग P बराबर एम आई वी आई वे कण के लिए है, तो सिग्मा आई हो गया संपूर्ण संवेग के लिए। ये आई वे कण का संवेग है और कुल संवेग के लिए सिग्मा लगा दिया है, तो सिग्मा एम आई वी आई। इसको मैंने चूँकि वेग जो है वो स्थिति सदिश का अवकलन के रूप में होता है, तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस रूप में लिखने के बाद इसको मैंने ऊपर और नीचे कैपिटल एम से गुणा कर दिया है, ये बाहर रह गया। और इसका जो मान है इसका मान RCM होता है, आप जानते हो, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश। और RCM का जो अवकलन होता है वो VCM होता है। तो इस प्रकार संवेग P का मान हमें मिल जाता है P बराबर m VCM। चूँकि संवेग P स्थिर है अतः VCM भी स्थिर होगा, क्योंकि द्रव्यमान तो नियत ही है, ये तो नियत ही है, और जब ये नियत है तो ये भी आपका नियत रहेगा। अतः VCM जो है वो स्थिर है, अर्थात द्रव्यमान केंद्र जो है वो स्थिर वेग से गति कर रहा है, या तो और या विरामावस्था में है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल था। थैंक यू।